हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। माय नेम इज़ अजय कुमार और आज की रफ्तार सीरीज़ में हम लोग फिर से 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि शाम को आपको 5 बजे देखने को मिलती है हर रोज़। एंड आई होप आप अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होगे और काफ़ी कुछ सीख रहे होगे, है ना। यहाँ पे आपको आईएफएस के यूजीसी नेट 2024 पेपर 1 के लिए स्पेसिफिक ऑफर मिल रहा है। यहाँ पे 30% ऑफ फ्लैट मिल रहा है आपको अगर आप IFAS 30 कोड इस्तेमाल करते हो, है ना। यहाँ पे पेपर 1 के बैच स्टार्ट हुए हैं 22 अप्रैल, मतलब आज से शुरू होने वाले हैं। तो मेक श्योर टू जॉइन अस और अपने 10 के 10 यूनिट अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो मेक श्योर टू पॉज द वीडियो, उसके बाद आंसर चूज करो और फिर प्ले करना और फिर आंसर चेक करना क्या होता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ प्लेटू एसोसिएटेड विद लर्निंग कर्व। निम्नलिखित में से कौन पठार के कारण है सीखने की अवस्था से संबंधित। बेसिकली प्लेटू क्या हो गया? प्लेटू एक चीज़ हो गई, एक सैचुरेशन पॉइंट हो गया जिसके ऊपर कोई फर्दर ग्रोथ नहीं मिलती। जैसे कि कोई कैरियर प्लेटू हो गया, कोई 50 साल का होकर कोई स्कूल का क्या बन गया है, प्रिंसिपल बन गया है। तो प्रिंसिपल के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो मतलब कि वहाँ पर वो क्या हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल लो। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर तो कुछ चीज़ है नहीं, तो करियर प्लेटू, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कॉजेज पूछे गए हैं प्लेटू एसोसिएटेड विद लर्निंग कर्व के साथ। ऑप्शन आपके सामने ये है, लैक ऑफ बैलेंस अमंग वेरियस फेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम वन फेज ऑफ परफॉर्मेंस टू अनदर, फैटीग एंड बोर्डम, पॉजिटिव इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव। इनमें से कौन कौन से कॉजेस है जो कि आपको स्थिर कर देंगे, एक जगह पे रोक देंगे जहाँ पे फर्दर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन। और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा लैक ऑफ बैलेंस। जब आपके पास बैलेंस नहीं होता, एक स्थिरता नहीं रहती, जहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्किल की ज़रूरत रहती है, जब आपका अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहा होता है ना, जब आप कुछ परफॉर्म कर रहे होते हो, उसी के साथ साथ जो फटीक और बोर्डम, जो थकान और ऊब आपको देखने को मिलती है, वो हमारे कुछ कॉजेस हो गए प्लेटू पे। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, इसको आपने एलिमिनेट करना था, डी को एलिमिनेट कर देते आप, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाता ABC। दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। आई होप यू यूज इट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, आइडियल इवैल्यूएशन कैसा होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक आदर्श मूल्यांकन की। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कॉम्प्रहेंसिवनेस, जहाँ पे व्यापकता की बात होती है, वैलिडिटी, वैधता, रिलायबिलिटी, जो कंसिस्टेंसी रहती है, विश्वसनीयता, जिस पे यकीन किया जा सकता है, और सब्जेक्टिविटी। नाउ यू आंसर द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, क्या होगा आंसर चूज करो, एंड द आंसर वुड बी, यहाँ पे एक चीज़ थी सब्जेक्टिविटी, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, जहाँ पे आप विषय परखता करते हो, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बस कॉन्टेक्चुअल बात कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रुके हुए हो। जब हम सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी वाइडर टर्म होती है, और जो भाई सब्जेक्टिविटी होती है वो छोटी नीश टर्म होती है। सो दैट वुड बी अवर नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव था ये, इसको आप निकाल देते तो दो स्टेटमेंट वैसे गायब हो जाते। ठीक है, सॉरी डी वाला, यहाँ पे आप डी को निकाल देते हैं एंड द आंसर वुड बी A, B and C। आई होप यू हैव गॉट द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। पहला बोला गया है, क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ इट्स ओन प्लेस इन मैनी एरियाज ऑफ स्टडी। यहाँ पर जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उनको बताया गया है कि आपको उनकी जगह बहुत सारे अलग अलग विषयों में देखने को मिलेगी, अलग अलग एरियाज में देखने को मिलेगी। फिर बोला गया है, क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैव नो प्लेस इन सोशल साइंसेस। सोशल साइंस मतलब जो सामाजिक विज्ञान है, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई महत्व नहीं है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च शुड बी टोटली सेग्रीगेटेड, कि जो हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है उनको अपन को क्या करना चाहिए, मात्रात्मक होना चाहिए, मतलब एक जगह जोड़ दो इस तरीके से। क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ मैनी अप्रोचेस, बहुत सारे अप्रोच आपको देखने को मिलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। एंड विद इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिफरेंट स्कूल्स ऑफ रिसर्च पर्सपेक्टिव्स हैव अमर्ज्ड। बहुत सारे स्कूल्स आपको देखने को मिले जो अमर्ज हो चुके हैं हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा गया है। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन एंड द आंसर वुड बी, यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च की आपको पता है कि अलग अलग जगहों पे क्या है, अपनी जगह है, अलग अलग एरियाज में काम किया जाता है। यहाँ पे जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ है हैव नो प्लेस, कि सोशल साइंस में उसकी कोई जगह ही नहीं है, सामाजिक विज्ञान में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप बी को निकालते तो बी से आपके दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप आते किसमें, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, दैट इज एलिमिनेशन। फिर बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च शुड बी टोटली सेग्रीगेटेड। अब पूरे तरीके से सेग्रीगेट करने की बात कर रहे हो तो ऐसा अच्छा नहीं है, राइट। सो दैट वुड बी एलिमिनेटेड। नाउ सी यू वुड एलिमिनेट सी एंड योर आंसर वुड बी ए, डी और ई। आई होप आपको समझ में आया हो। पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने थे, नेगेटिव पॉइंट्स को बाहर निकाल देना था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन और असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स बेस्ड ऑन द मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप, लोकेशन और सम अदर आइडेंटिफाई वेरिएबल फॉर सैम्पलिंग। बोला गया है कि समूहों का चयन या असाइनमेंट व्यक्तिगत उत्तरदाताओं के बजाय लोग किसी समूह की सदस्यता के आधार पर नमूने के लिए स्थान या किसी अन्य पहचाने गए चर को इस प्रकार लेबल किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पर बेस्ड ऑन मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप, लोकेशन या फिर सम अदर आइडेंटिफाइड वेरिएबल के हिसाब से, है ना। जहाँ पे आप क्या बोलते हो, जहाँ पे आपको हेट्रोजेनिटी बाहर से देखने को मिलती है, होमोजेनिटी बाहर से देखने को मिलती है और अंदर से आपको हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी है, लोकेशन होगा नहीं, आपने पढ़ा है क्या, कलेक्टिव सैम्पलिंग आपने पढ़ा है क्या, ये दो चीज़ें तो आपने पढ़ी नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं हमारा। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन एंड द आंसर वुड बी क्लस्टर सैम्पलिंग बच्चों। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें हमको याद रखनी है, स्ट्रेटिफाइड में विद इन द ग्रुप और आउटसाइड द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड की और यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लस्टर सैम्पलिंग की, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, विद इन द ग्रुप की बात करोगे स्ट्रेटिफाइड में तो वहां पे क्या देख रहे हो, विद इन द ग्रुप होमोजेनियस रहता है और आउटसाइड द ग्रुप हेट्रोजेनियस रहता है। ये चीज ध्यान रख लो, अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफाइड में, क्लस्टर में अगर आप देखोगे तो विद इन द ग्रुप हेट्रोजेनियस रहता है, आउटसाइड द ग्रुप होमोजेनियस रहता है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला, मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप, लोकेशन, वहां पे आपको आउटसाइड द ग्रुप क्या देखने को मिल रहा है, होमोजेनिटी देखने को मिल रही है, विद इन द ग्रुप हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई क्लस्टर सैम्पलिंग वुड बी अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज अभी याद कर लो। स्ट्रेटिफाइड में विद इन द ग्रुप होमोजेनस, आउटसाइड द ग्रुप हेट्रोजेनस, और दूसरी तरफ क्लस्टर में विद इन द ग्रुप हेट्रोजेनस, आउटसाइड द ग्रुप होमोजेनस। जैसे दिल्ली के लोग, अब दिल्ली एक क्या होगी, दिल्ली एक चीज़ होगी, एक होमोजेनस प्लेस है, तो लोग क्या है वो होमोजेनस बताए गए हैं, लेकिन अगर आप अंदर डीप देखोगे तो वहाँ पे आदमी औरत इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। लार्ज लेवल पे किया जाता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरी गलत है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन हमारा, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ ए लार्जर कल्चर विल फॉर्म द इमेज ऑफ माइनॉरिटी ऑडियंसेस। यहाँ पे बोला गया है कि संचार के संदर्भ में बड़ी संस्कृति के प्रमुख हित, मतलब जब ज़्यादा लोग क्या करेंगे, एक लार्जर कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कुछ तरीके से मान लो, वहाँ पर अल्पसंख्यक जो कम माइनॉरिटी दर्शक हैं उनकी छवि बनाएंगे, पहला ऑप्शन। और ऑप्शन 2 है द मीडियम ऑफ टेलीविजन इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ न्यू रिलीजन, है ना, कि टेलीविजन का जो माध्यम है अक्सर उसको बताया गया है कि एक नया धर्म माना जाता है। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन। चलो, और हमारा आंसर होगा यहाँ पर कि भैया दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो लार्जर कल्चर होता है, अगर डोमिनेंट इंटरेस्ट मतलब जिनका प्रभाव है ना, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे। अभी इलेक्शन के टाइम है तो इलेक्शन में आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे डिफरेंट पार्टीज़ हैं, नाम नहीं लेंगे, बट एक में मेजोरिटी ज़्यादा है, तो जो माइनॉरिटी है दिल हैव टू चेंज देयर व्यूज़। एंड व्यूज़ चेंज करने की बात नहीं है, बट वहाँ पे आपको डोमिनेंस देखने को मिल जाता है एक मेजर ग्रुप का एक माइनर ग्रुप के ऊपर। उसी तरीके से दूसरा जो स्टेटमेंट है, मीडियम ऑफ टेलीविजन जो है उसको एक नया रिलीजन का एक अच्छे तरीके से कंसिडर किया जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स वुड बी करेक्ट ओवर हियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कम्युनिकेशन से। शेनन एंड वीवर्स कम्युनिकेशन मॉडल वाज नॉट फोकस्ड ऑन। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के मॉडल पता होने चाहिए। सारे मॉडल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में मॉडल्स के अलावा बाकी चीज़ें समझने वाली है ना। तो पूछा गया है शेनन और वीवर कम्युनिकेशन मॉडल किस चीज़ पे फोकस नहीं करता है यहाँ पे,
वॉज नॉट फोकस्ड ऑन। बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि शैनन ऑन व्यूअर्स का संचार मॉडल किस पर केंद्रित नहीं किया गया। पोस्ट द वीडियो, आंसर करो और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको निकाल दो। मतलब जो शेनन वीवर मॉडल था वो ज़्यादातर कम्युनिकेशन के टूल्स पे फोकस करता था, वो मैसेजेस के मीनिंग वगैरह के बारे में बात नहीं करता था। ये आपको पता है, तो चलो फिर बात करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर वुड बी बी, सी एंड डी, मैसेज ट्रांसमिशन, टेक्निकल चीज़ है। तो ये हमारा शेनन वीवर मॉडल इसके ऊपर बेस्ड था, फोकस करता था, कंटेंट ऑफ मैसेज पे फोकस नहीं करता था। ठीक है, कंटेंट ऑफ मैसेज पे फोकस नहीं करता था। ठीक है, मैसेज का मीनिंग क्या है वो नहीं पता करता था। उसी के साथ साथ क्या इंटेंशन है, मैसेज के पीछे क्या धारणा है, क्या इरादा है, वो भी वो चीज़ नहीं देखता था। वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता था बच्चों मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, कैसा ट्रांसमिशन का मीडियम होगा, मैसेज ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा, है ना, ये चीज़ें देखता था। तो यहाँ पे जो ए और ई है आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार शेनन वीवर मॉडल देखना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और सारे ही मॉडल देखने हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ के बारे में पूछा गया है, सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू अवर आईसीटी, है ना। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आर ट्रू। ब्लूटूथ के बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही बताई गई है यहाँ पर, वो आप देख लो। यहाँ पर ऑप्शन ए बोल रहा है ब्लूटूथ विल ओनली वर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यहाँ पे ब्लूटूथ सिर्फ और सिर्फ लंबी दूरी पे काम करेगा, इस तरीके से बताया गया है। फिर दूसरा है नो वायर्स आर नीडेड व्हेन एक्सचेंजिंग फाइल्स वाया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से जब आप फाइल शेयर करते हो तो वहाँ पे कोई तार की जरूरत नहीं रहती, वायर की जरूरत नहीं रहती। ऑप्शन सी है ब्लूटूथ अलाउज यू टू स्पीक हैंड फ्री ऑन ए मोबाइल फ़ोन। ब्लूटूथ से आप हैंड फ्री क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। एंड ऑप्शन डी हो जाएगा म्यूजिक कैन बी प्लेड वायरलेसली फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू ए स्पीकिंग यूजिंग ब्लूटूथ। यहाँ पे स्पीकर यूजिंग ब्लूटूथ, यहाँ पे क्या बोला गया है, आप गाने वाने बजा सकते हो बिना वायर के मोबाइल फ़ोन से, जब आप क्या होते हो ब्लूटूथ के स्पीकर से, बेसिकली एक स्पीकर जो कि ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन ई होगा ट्रांसफर स्पीड्स व्हेन सेंडिंग फाइल्स आर फास्टर देन यूजिंग वाईफाई, कि ब्लूटूथ से चीज़ें भेजना ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा जल्दी आप भेज पाते हो एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। मतलब वाईफाई से तेज़ बताया गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड जो भी सारी चीज़ें। पोस्ट द वीडियो एंड द आंसर वुड बी हाँ, यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वहाँ पे अगर आप फाइल शेयर करते हो तो उसमें वायर की ज़रूरत नहीं रहती। जो पहले वाला है कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करता है, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड एक डिस्टेंस होता है, 31 मीटर का होता है, वहाँ तक चलता है ब्लूटूथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, लॉन्गर डिस्टेंसेस। उसके बाद ब्लूटूथ अलाउज यू टू स्पीक, यस हाँ बिल्कुल। उसी के साथ साथ आप गाने वाने बजा सकते हो वायरलेसली, जब आपके फ़ोन से जब वो कनेक्टेड है एक ब्लूटूथ स्पीकर से। और यहाँ पर ट्रांसफ़र स्पीड जो हमारे वाईफाई की होती है वो ज़्यादा होती है ब्लूटूथ से। ठीक है, तो बी सी डी वुड बी अवर आंसर। चलो वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लॉजिकल रीजनिंग से है, और जैसे कि मैं पुराने वीडियो में लेके आया था जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, एक फैलेसी की बात कर रहे थे, फॉर्मल फैलेसी की। सो सिमिलर इज द क्वेश्चन हियर, आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म। यहाँ पे इस सिलोग में आपको क्या पता करना है कि कौन सी फैलेसी, कौन सी फॉर्मल फैलेसी यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर दो प्रेमिसेस है और एक कंक्लूजन है, जैसे कि हमारा सिलोग होता है। पहला बोला गया है ऑल स्मार्टफोन्स हैव टच स्क्रीन्स, कि सारे के सारे स्मार्टफोन में आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है। फिर बोला गया है लैपटॉप्स आर नॉट स्मार्टफोन्स, जहाँ पे लैपटॉप्स के आगे कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया कि लैपटॉप जो होते हैं ना वो स्मार्टफोन नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब कि आप बोल सकते हो ऑल लैपटॉप्स, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे लैपटॉप में स्मार्टफोन नहीं होते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में बोला गया देयरफॉर ऑल लैपटॉप्स डोंट हैव टच स्क्रीन्स, तो हमने कह दिया कि सारे के सारे लैपटॉप में टच स्क्रीन नहीं होती। तो इसमें कौन सी फॉर्मल फैलेसी प्लेस हुई है? फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, जब आपको 4 टर्म देखने को मिलती है। अब एक सिलोग में 3 टर्म ही देखने को मिल सकती है, एक मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म। तो यहाँ पे देखो टर्म्स देखो 1 2, अब ये स्मार्टफोन दोबारा आ गया, ठीक है 3, ठीक है। और यहाँ पे लैपटॉप नोट्स, तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ, पॉज कर लो पहला वीडियो, चेक योर आंसर, ठीक है। आंसर चूज कर लिया, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 टर्म तो है नहीं, तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स तो होगी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, इलिसिट माइनर और इलिसिट मेजर। ये बेसिकली जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर और अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर की बात कर रहे हैं। तो अभी एक चीज़ जान लो, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की फैलेसी है तो वो क्या बोलती है, क्योंकि मिडल टर्म जो है वो हमारे प्रेमिसेस में आती है, कंक्लूजन में नहीं आती, तो वहाँ पर उसको एक बार तो कम से कम क्या होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, वरना वो क्या बन जाती,
वरना वो बन जाएगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फैलेसी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा प्रेडिकेट होता है, और ये हमारे प्रोपोजिशंस है, राइट। अभी सुन लो, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट है। अब ये रूल है, अभी सुन लो रूल क्या बोलता है। ये हमारे सब्जेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर है प्रेडिकेट, ठीक है। अभी सुन लो बच्चों, ए प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों चीजें होती है। आई प्रोपोजिशन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, और ओ प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज अभी देख लो, अब इससे आंसर हमारा निकलने वाला है। तो हमने क्या बोला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फैलेसी क्या हो गई, जब मिडिल टर्म एक बार भी क्या ना हो, डिस्ट्रीब्यूट ना हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी है हमारी, स्मार्टफोन्स दोनों जगह पे आ रही है, तो ये हमारी क्या है बच्चों, मिडिल टर्म है, राइट, मिडिल टर्म है। अब देखो, अब ये प्रोपोजिशन हमको चेक करना है, ये ए प्रोपोजिशन है, ये भी ए प्रोपोजिशन है, और ये भी ए प्रोपोजिशन है, सारे के सारे क्या है बच्चों, ए प्रोपोजिशन है। अब हम क्या पता करेंगे कि मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही। जो पहले आता है इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। जो पहले आएगा उसको सब्जेक्ट, जो बाद में आता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो अब देखो, स्मार्टफोन पहले स्टेटमेंट 1 में पता करते हैं, ऑल स्मार्टफोन्स हैव टच स्क्रीन्स। तो यहाँ पर ऑल स्मार्टफोन्स हैव टच स्क्रीन्स ए प्रोपोजिशन है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो सब्जेक्ट में स्मार्टफोन देखने को मिला, अब हमको प्रॉपर्टी के हिसाब से ए प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मतलब कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मिडिल टर्म एक बार तो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब हमको दूसरी चीज़ नहीं देखनी, यहाँ पर ये फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल नहीं बन सकती, ठीक है। चलो ये हो गया सर। अब अगला क्या है हमारा, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। अब फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर और माइनर की एक चीज़ सुन लो, कि जब वो अपने अपने प्रेमिस में, जहाँ पे माइनर टर्म होती है उसको हम लोग माइनर स्टेटमेंट बोलते हैं, और मेजर टर्म जहाँ पे होती है हम उसको क्या बोलते हैं, मेजर स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। चलो, तो उसके बेसिस पे हमने क्या देखा, उसके बेसिस पे देखा कि भैया माइनर टर्म की अगर फैलेसी बननी होगी तो वहां पे क्या होगा, माइनर टर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर एक एक्सेप्शन सुन लो, कब फैलेसी नहीं बनेगी, अगर मान लो कोई मेजर टर्म है, मेजर टर्म और माइनर टर्म दोनों के दोनों अगर अपने अपने प्रेमिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ना ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, कंक्लूजन में, तो वहां पे कोई फैलेसी नहीं बनेगी। फैलेसी कब बनेगी, जब वो अपनी मेजर टर्म है तो मेजर स्टेटमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई लेकिन कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वहां पे दिक्कत है, वहां पे फैलेसी बन जाएगी। मेजर टर्म या माइनर टर्म दोनों के केस में अगर वो अपने अपने प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब कि वहां पे फैलेसी बन जाएगी। तो बात करते हैं इलिसिट माइनर की। इलिसिट माइनर मतलब माइनर क्या होता है, माइनर टर्म ढूंढनी पड़ेगी। तो जो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमारा क्या होता है बच्चों, माइनर टर्म होती है, और जो प्रेडिकेट होता है वो हमारा क्या होता है, मेजर टर्म होती है। तो इसके बेसिस पे हमको पता लग गया जो टच स्क्रीन है ये हमारी मेजर स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये हमारी माइनर स्टेटमेंट है बच्चों। अब हम चेक करेंगे माइनर टर्म को। माइनर टर्म कौन सी होगी बच्चों, हमारी लैपटॉप्स मतलब इसको चेक करेंगे। ऑल लैपटॉप्स आर नॉट स्मार्टफोन्स। यहाँ पे क्या है ये बच्चों, ऑल लैपटॉप्स आर नॉट स्मार्टफोन्स। यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो नो लैपटॉप्स आर स्मार्टफोन्स बोल सकते हैं आप इसको, राइट। जब हमने क्योंकि नेगेट कर दिया तो यहाँ पे नो में क्या होता है, दोनों की दोनों चीजें क्या होती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। ई प्रोपोजिशन में दोनों की दोनों चीजें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट में था ये लैपटॉप्स और डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो मतलब कि यहाँ पर ये इलिसिट माइनर मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर की फैलेसी नहीं बन सकती। तो बचा क्या बच्चों, इलिसिट मेजर। तो मतलब हमको पता लग गया, ऑप्शन बच गया हमारे पास मेजर का। अब ये फैलेसी कैसे बनी ये भी देख लो, है ना। अब देखो सारी चीजें हटा दो, मेजर स्टेटमेंट क्या हमारी, मेजर टर्म है हमारी टच स्क्रीन, राइट। टच स्क्रीन हमारा कहां पर, फर्स्ट प्रोपोजिशन में, मेजर स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे ऑल स्मार्टफोन्स हैव टच स्क्रीन, यहाँ पे प्रेडिकेट में है। अब देखो ए प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता, यहाँ पर ए प्रोपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक भी फैलेसी नहीं बनी। अब दिक्कत यह है कि अब इसको कंक्लूजन में क्या नहीं होना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने का।
राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल लैपटॉप्स डोंट हैव टच स्क्रीन्स, इसका मतलब हो गया ये ई प्रोपोजिशन। स्टार्टिंग मैंने ये नोट नहीं देखा था, तो ये ए प्रोपोजिशन था, ये ई प्रोपोजिशन था और ये ई प्रोपोजिशन था। और कंक्लूजन में ऑल लैपटॉप्स डोंट हैव टच स्क्रीन्स मतलब कि ई प्रोपोजिशन है और यहाँ पे दोनों ही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है और यहाँ पर ये टच स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब इसको क्या होना पड़ता, इसको अपने मेजर स्टेटमेंट में भी वो होना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता, लेकिन नहीं हुई है। एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स द फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। ठीक है, सुन लो, मिडिल टर्म की फैलेसी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फैलेसी तब होगी जब वो प्रेमिसेस में एक बार भी अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फैलेसी बन जाएगी। माइनर और मेजर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो ना अपने स्टेटमेंट में ना ही कंक्लूजन में अगर वो नहीं होती, क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो फैलेसी नहीं बनेगी, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और अगर स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही तो वो माइनर या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर की फैलेसी बन जाएगी। सो हियर द आंसर वाज फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा हो गया बट आई होप आपको समझ में आया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हायर एजुकेशन का पर्पस बताया है कि किस तरीके से प्रमोट करना होता है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग हमारे बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। उच्च शिक्षा का उद्देश्य है कि बीच में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ावा देना छात्रों में। और दूसरी स्टेटमेंट है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है वो डिज़ाइन कर पाती है अपना अपना सिलेबस और कोर्स वर्क, लेकिन वो क्या नहीं कर पाती, डिग्री ग्रांट नहीं कर पाती, कैन नॉट ग्रांट डिग्रीज। पॉज द वीडियो, आंसर चूज करो अपना, एंड द आंसर वुड बी, यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है सर। और यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बताया गया है कि हाँ अपना सिलेबस वो बना पाते हैं, कोर्स वर्क भी बना पाते हैं और डिग्रीज भी ग्रांट कर पाते हैं। सो स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स जाएगी। सो द आंसर वुड बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स रिप्लेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। किसके बारे में पूछा गया बच्चों, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गोल क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटाना। तो यहाँ पर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हटाए गए तो उसको रिप्लेस किसने किया। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन, एंड द आंसर वुड बी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पहले रेफ्रिजरेटर वगैरह में आपको CFC देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हजार्डस था, तो वहाँ पे क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आया गया जहाँ पे CFCs को कंट्रोल करना था। फिर जब उन्होंने कंट्रोल किया तो वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए, जो कि अब CFC से क्या है, कम हजार्डस थे। सो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वुड बी अवर आंसर, HCFCs वुड बी आंसर। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यहाँ पे इंडिया में कौन सा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड द ऑप्शंस वी हैव आर न्यूक्लियर, थर्मल, रिन्यूएबल या फिर हाइड्रो। न्यूक्लियर मतलब आप समझ गए होगे, थर्मल, रिन्यूएबल जिसको बार बार रिन्यू किया जा सके, और हाइड्रो मतलब पानी वाला। तो क्या लगता है कौन सा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है भारत का कुल बिजली उत्पादन में। ठीक है, नाभिकीय, तापीय, नवीकरणीय या फिर हाइड्रो। मेक श्योर टू आंसर दिस 11 पॉइंट करके अपना आंसर दे देना एंड आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ के चले जाऊंगा। ये HP सेट और AP सेट को टारगेट करते हुए IFS एक्सक्लूसिव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आया है। अब तक आपको पता ही लग गया होगा, अगर आप IFAS 30 डालते हो तो आपको 99 रुपीज़ में एक्सक्लूसिव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। ये अपने NTA के UGC ने टॉपर्स हैं, जिन लोगों ने IFS से पढ़ के अपने नेट JRF क्वालिफाई किया है। सो मेक श्योर टू जॉइन अस ऑन अवर IFS ऐप वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। अब मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, मेक श्योर टू आंसर दिस इन द कॉमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।